प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट बुक के दूसरे चैप्टर विलियन का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न। तो बच्चों, पहला प्रश्न है 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 मिली विलियन में घोला गया। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिली है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन में भी और पिछले साल भी ये पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब है? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या क्या दिया है हमें? एक दिया है 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल यानी स्मॉल डब्ल्यू 5.5 ग्राम। 250 मिली विलियन है यानी विलियन का आयतन दे रखा 250 मिली और उसका घनत्व दिया है 1.1 डी। पूछा क्या है उसने? ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता यानी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू उसने पूछी है। अब हमें डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के लिए स्मॉल डब्ल्यू तो हमारे पास है, कैपिटल डब्ल्यू यानी विलियन का भार या विलियन की मात्रा, ये ज्ञात करनी होगी। हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं विलियन का द्रव्यमान या विलियन की मात्रा, क्योंकि आयतन हमारे पास है 250 मिली और घनत्व भी हमारे पास है 1.1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 275 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया विलियन का द्रव्यमान। अब हम इसे सूत्र में रख देंगे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय की मात्रा बटे कैपिटल डब्ल्यू विलियन की मात्रा इंटू 100। स्मॉल डब्ल्यू है 5.5, कैपिटल डब्ल्यू 275 गुणा 100, सॉल्व करके आया 2%। आसान सवाल था, समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू अमोनिया विलियन का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति एम एल है, इसकी मोलरता ज्ञात करो। अब मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर आयतन में घुले हैं। विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है? विलेय की मात्रा 25 ग्राम है तो विलियन की मात्रा 100 ग्राम है। अब हमें यहाँ स्मॉल डब्ल्यू 25 दिया है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दिया। स्मॉल डी यानी जो विलियन का घनत्व है वो है 0.8 और मोलरता हमें बतानी है। विलेय है अमोनिया, उसका अणुभार होता है 17, 14 + 3 17। मोलरता ज्ञात करनी है। अब मोलरता में हमें जरूरत पड़ेगी आयतन की, विलियन का आयतन की। जैसे ऊपर वाले सवाल में हमें जरूरत पड़ी थी विलियन के द्रव्यमान की और उसमें आयतन दे रखा था, तो हमने V इंटू डी से द्रव्यमान ज्ञात कर लिया था। इस वाले सवाल में हमें दिया हुआ है द्रव्यमान और हमें आयतन ज्ञात करना है, तो हमने W इज इक्वल्स टू वी इंटू डी होता है, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W अपॉन डी। वही फॉर्मूला हमने इसमें लगाया। विलियन का आयतन V बराबर W अपॉन डी। W की वैल्यू है 100 ग्राम और D डेंसिटी है 0.8 ग्राम प्रति एम एल, तो 0.8 से भाग कर दिया, आ गया 125 मिली। अब V हमारे पास 125 ml आ गया है। मोलरता का सूत्र विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। अगर मिली में आयतन है तो ऊपर 100 क्या नाम 1000 कर देंगे, जैसा कि मैंने सूत्र में लिखा है। मैं इसमें ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये ml में है। अगर अब इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, स्मॉल w की वैल्यू है 25 ग्राम, ये रख दिया 25। आप समझ गए W अपॉन एम क्यों आया? क्योंकि विलेय के मोल का सूत्र होता है W अपॉन एम और विलियन का आयतन V जो मिली में है, तो ऊपर हमने 1000 रख दिया। ये मोलरता वाला जब मैंने समझाया था सूत्र थियोरेटिकल पोर्शन में, वहाँ ये चीज़ समझाई थी। अब क्या करा? 25 गुणा 1000 बटे 17 गुणा 125, इसको कैलकुलेट कर लिया तो 11.76 मोलर हमारी मोलरता आ गई।
तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल है 20% भारानुसार, भारानुसार मतलब W/W, K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब देखिए 20% का मतलब स्मॉल w 20 ग्राम, और क्या है K2CO3 का है तो पोटेशियम कार्बोनेट है स्मॉल w 20 ग्राम, और विलायक की मात्रा हमें निकालनी है, क्यों? क्योंकि मोललता निकालनी है। मोलरता तो थी विलयन के आयतन में और मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में, तो हमें विलायक की मात्रा निकालनी है। 100 क्या है? ये विलयन का भार है, तो विलायक कितना हो जाएगा? विलयन माइनस विलेय यानी 100 माइनस 20, तो 80 ग्राम इसमें आ जाता है विलेय की मात्रा, सॉरी विलायक की मात्रा। K2CO3 का अणुभार 138, K का 39 गुणा 2 है तो 2 से गुणा कर दी, C का भार है O का 16×48, 138 आ गया। अब मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब यहाँ ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा, यानी W/M 1000 बटे कैपिटल W, तो 20/138 गुणा 1000/80 हो गया। कैलकुलेट करके आया 1.81, तो 1.81 क्या हो गया? मोलल हो गया। 1.81 मोललता आ गई इसकी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है तो स्मॉल w हो गया 10 ग्राम, 100 ग्राम जल में, तो ये विलायक हो गया यानी कैपिटल W 100 ग्राम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलने से वाष्प दाब 17.535 mmHg से घटकर, इतने से घटकर 17.235 mmHg हो जाता है। मतलब अवनमन हो गया वाष्प दाब में, क्यों? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो इसका मतलब शुद्ध विलायक का यानी P0 क्या है? 17.535, ये आ गया। विलयन का PS बराबर 17.235। ठीक है। अच्छा, अब निकालना क्या है उसमें? विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी M ज्ञात करना है हमें, विलेय का M। अब जलीय विलयन है तो कैपिटल M कितना है? 18। अब हमें जो राउल्ट्स लॉ है उससे पता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू, होता तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, लेकिन तनु विलयनों के लिए हम स्मॉल n को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो स्मॉल n बटे कैपिटल N, और स्मॉल n को करते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m से, कैपिटल N को कैपिटल W बटे कैपिटल M से, नीचे आ गया तो पलट दिया हमने, तो सूत्र ये वाला बन गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 गुणा 10, स्मॉल w की वैल्यू 10, m ज्ञात करना है, कैपिटल W 18 है और कैपिटल W 100 है और कैपिटल M 18 है, 18/100। कैलकुलेट करा इसे तो m की वैल्यू आ गई 105.2। ये उस अवाष्पशील विलेय का अणुभार आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार समझ लें, आपको दिखाई नहीं दिया था। इस सूत्र में हमने ये वाली वैल्यू रख दी, P0 की यहाँ रख दी, PS की यहाँ रख दी, फिर नीचे P0 की, और यहाँ स्मॉल w रख दिया, m रख दिया, कैपिटल M और कैपिटल W। जब इनको कैलकुलेट करा तो वैल्यू आ गई 105.2। ये इसका अणुभार हो गया। बिना देर करे हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम फिनोल को 50 मिली ईथर में घोलने पर, फिनोल घोला गया, इसका मतलब फिनोल है विलेय, तो स्मॉल w दिया है 1 ग्राम, ईथर विलायक है, उसके कितने ml हैं? 50, V 50 ml हो गया। विलयन का क्वथनांक शुद्ध ईथर के क्वथनांक से इतने अधिक था, यानी क्वथनांक का अंतर, अर्थात ये दे दिया हमें डेल्टा TB, क्वथनांक का अंतर 0.63,
ये हो गया इसका अंतर। फिनोल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, एम पूछा है फिनोल का। यदि 1000 ग्राम ईथर के लिए, अब ये उसने धोखा देने के लिए लिखा 1000 ग्राम ईथर के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम के लिए ही होता है। 100 ग्राम का जिक्र होता तो आणविक उन्नयन स्थिरांक होता। तो इसलिए इससे आप डिस्टर्ब ना हो। ये इसीलिए दिया गया है कि बालक अपना दिमाग यहाँ केंद्रित करे और वो धोखा खा जाएगा। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है 2.12। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? केबी को। तो केबी की वैल्यू 2.12 है। उसने विलयन का घनत्व भी दे दिया 0.714। ठीक है। अब हमारे पास सूत्र क्या है कि डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन बराबर के बी स्मॉल डब्ल्यू बटे एम 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, और हमें इससे निकालना एम। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम बराबर के बी डब्ल्यू 1000 बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू रख दी। के बी की कितनी है? के बी की वैल्यू है 2.12। स्मॉल डब्ल्यू 1 ग्राम है तो 1 रख दिया। 1000 बटे डेल्टा टी वी क्वथनांक में अंतर कितना था? 0.63, ये लिख दिया। और कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा यानी ईथर की मात्रा, ये कैसे निकालोगे? हमें तो ईथर का आयतन दे रखा। आयतन और घनत्व अगर दिया हो तो मात्रा निकाल सकते हैं, V इंटू डी। तो 50 को 0.714 से गुणा करी तो 35.7 आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दी। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 94.26 ग्राम, सॉरी 94.26, चलो ग्राम कहेंगे तो ग्राम प्रति मोल बोल देंगे, वरना तो 94.26 ऐसे ही रहने देंगे। ये इसका अणुभार आ गया। बच्चों अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, एक विलयन जिसमें 5 ग्राम नेपथेलीन, नेपथेलीन होता है C10H8, 100 ग्राम बेंजीन में घुली है। इसका मतलब नेपथेलीन विलेय है और बेंजीन विलायक। तो ये दे दिया हमने W 5 ग्राम और कैपिटल W 100 ग्राम। अब 1 1 2 2 क्यों लिखा, ये आगे सवाल पढ़ के पता चलेगा। तो 5 ग्राम नेपथेलीन 100 ग्राम बेंजीन में घुली है और ये विलयन उसी ताप पर जमता है जिस ताप पर एक दूसरा विलयन जिसमें कोई यौगिक है 12.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम बेंजीन में घुला हो। इसमें भी बेंजीन 100 ग्राम है, इसमें भी बेंजीन 100 ग्राम है, इसमें नेपथेलीन 5 ग्राम है, इसमें कोई अन्य विलेय पदार्थ 12.5 ग्राम है, और दोनों का क्या चीज सेम है? दोनों का जो हिमांक है उसी ताप पर जमता है। हिमांक दोनों का बराबर है, दोनों विलयनों का। तो उसने पूछा है कि दूसरे वाला जो विलयन है इसमें पदार्थ का अणुभार क्या होगा। तो हमने पहले विलयन यानी नेपथेलीन वाले के लिए तो 1 ले लिया, और दूसरा वाला जो विलयन है जो अन्य पदार्थ से मिलाकर बनाया उसके लिए 2 ले लिया है सफिक्स में। तो W1 5 ग्राम, M1 इसका अणुभार 128 आ जाता है। जोड़ के देखोगे आप, C का 12 12 धाई 120, H का 1 हो तो 8 का 8 120 और 8 128, और कैपिटल W दे रखा 100 ग्राम। ठीक, इसमें भी कैपिटल W 100 ग्राम है। अब इसमें 12.5 ग्राम है स्मॉल W, M2 इसका निकालना है। हिमांक बराबर है दोनों का, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दोनों का हिमांक बराबर है तो दोनों के हिमांक में अवनमन, भाई क्योंकि दोनों एक ही विलायक में बने हुए हैं, बेंजीन है दोनों विलायक, तो अवनमन का मतलब शुद्ध बेंजीन का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये अवनमन कहलाएगा। तो दोनों का अवनमन भी बराबर होगा, दोनों का अवनमन भी बराबर होगा। इसलिए डेल्टा TF1 बराबर डेल्टा TF2। अब इसमें हम मान रख देंगे डेल्टा TF का, क्या होता है? KFW इंटू 1000 बटे M इंटू कैपिटल W। इधर 1 वाले रख दिए, इधर 2 वाले। अब चूंकि एक ही विलायक है दोनों में तो KF दोनों में समान रहेगा।
के एफ से के एफ कटा, 1000 से 1000 कट गया। अब इसमें डब्लू की वैल्यू अच्छा नीचे रखी है, वरना ये भी यहीं कट जाती। 100 ये भी ये यहाँ काट दी हमने। W1 5 है, M1 128, W2 12.5 और M2 ज्ञात करना है। तो आ जाता है 5/128 बराबर 12.5/M2। तो इससे M2 बराबर क्या आ जाएगा, 12.5 गुणा 128/5। 5 से कट गया 2.5 बार, और 128 से 2.5 की गुणा करी तो आ गया 320। तो इसका जो अज्ञात पदार्थ था उसका अणुभार हो गया 320। अगला सवाल, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुक्रोज के 0.05 N विलियन का परासरण दाब क्या होगा। देखिए इसमें नॉर्मलता दे रखी कैपिटल N यू। क्या होगा, ग्लूकोज के उस विलियन की सांद्रता ज्ञात करो जो सुक्रोज के इस विलियन के समपरासरी है। इसमें दो चीज पूछी, एक तो सुक्रोज के इस विलियन का परासरण दाब, पहला तो यही ज्ञात करो। क्या क्या दिया है, एक तो टेम्परेचर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। परासरण दाब में हमें केल्विन में ले रहा होता है, तो इसे केल्विन में बदल दो, 273 + 5 278 केल्विन। नॉर्मलता दी है 0.05 N। सुक्रोज का अणुभार दे रखा है 342 M। सांद्रता S यानी विलियन स्थिरांक दे रखा है 0.0821 एरिया। परासरण दाब ज्ञात करना पाई। ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है और ये बता रखा है कि ग्लूकोज का विलियन इसके समपरासरी है। तो यदि यह समपरासरी हो तो ग्लूकोज के विलियन की सांद्रता और ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले हम परासरण दाब ज्ञात करेंगे। अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सुक्रोज के 0.05 N विलियन की सांद्रता हमें पता है S बराबर Ne, यानी सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, और सुक्रोज के विलियन का तुल्यांकी भार उसके अणुभार के बराबर होता है, यानी 342। तो नॉर्मलता को 342 से गुणा कर दिया, आ गया 17.1 ग्राम प्रति लीटर। तुल्यांकी भार 342 क्यों होता है, अगर किसी के मन में ये सवाल है तो मैंने तुल्यांकी भार निकालना बताया था जब हम नॉर्मलता निकाल रहे थे, वहाँ जाके उस वीडियो को एक बार देख लें। शॉर्ट में फिर भी मैं बता ही देता हूँ, किसी का भी अगर तुल्यांकी भार निकालना हो तो वो होता है अणुभार बटे अम्ल है, या N फैक्टर लिखते हैं हम उसमें, अणुभार बटे N फैक्टर। N फैक्टर इसमें 1 है सुक्रोज के लिए, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 342 ही आ जाएगा। तो अब स्मॉल w हो गया 17.1 ग्राम। क्यों हो गया, क्योंकि सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, तो ये विलेय की मात्रा है, और ये 1 लीटर जो है वो विलियन का आयतन हो गया V 1 लीटर। अब हमें परासरण दाब P या पाई का सूत्र लगा दो। पाई बराबर N × S × T/V, वही PV बराबर NRT वाला सूत्र है। ये R की जगह S रख दिया हमने और P की जगह पाई रख दिया। N की वैल्यू हमें पता है, मोल कहते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m को, ये रख दिया इसकी जगह। अब सबकी वैल्यू रख दी। स्मॉल w है 17.1, S दे रखा 0.0821, और T टेम्परेचर 278 है, केल्विन में निकाल लिया था हमने, M 342 और आयतन 1 लीटर है V। तो इससे पाई आ जाता है हमारा 1.14 वायुमंडल। ये आ गया सुक्रोज के विलियन का परासरण दाब, एक चीज। अब दूसरी चीज है कि ग्लूकोज का विलियन है वो इस विलियन के समपरासरी है, यानी ग्लूकोज का भी परासरण दाब इतना ही है। तो उसमें उसने पूछा है कि उसकी सांद्रता क्या होगी। तो जब परासरण दाब बराबर है, मान लो ग्लूकोज का परासरण दाब इसका सुक्रोज का पाई था तो उसका पाई डैश है, और उसका भी हमने 1 लीटर विलियन ले लिया, तो पाई डैश बराबर WST/MV, सेम यही सूत्र लगा देंगे, और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, W हमें पता करना है, S यही है, T यही है, M 180 हो गया, दे रखा है ग्लूकोज का, सुक्रोज का 342 दिया था, ग्लूकोज का 180, इंटू V 1 लीटर। ये आ गया किसके लिए, पाई, ग्लूकोज के लिए।
अब चूंकि पाई इज इक्वल्स टू पाई डैश, अब हमने पाई की वैल्यू यहाँ रख रखी थी, ये 17.1 गुणा 0.0821 278/342 गुणा 1, ये रख दिया पाई की वैल्यू। पाई डैश की वैल्यू ये रही। इन दोनों वैल्यू को रखने पर ये दोनों एस की, टी की और वी की ये वैल्यू कट जाती हैं। बचता है 17.1/342 गुणा, ध्यान नहीं रही पेपर ऊपर करने की भाई, फिर से समझो। हमने पाई और पाई डैश की वैल्यू बराबर कर दी क्योंकि दोनों के परासरण दाब समान थे। अब पाई की वैल्यू हमने ऊपर वाले में रखी थी 17.1, अभी ऊपर निकाला था ना, ये देखो पाई यहाँ निकाला था, ये रखी थी 17.1 गुणा 0.0821 278 ये, तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पाई की यहाँ रख दी, और पाई डैश की हमने ये वैल्यू हुई ये उठा के यहाँ रख दी। इसमें ये दोनों कट गए, एक से एक कट गया और बची 17.1/342 बराबर W/180। तो W बराबर कैंची गुणा कर दो, 17.1 गुणा 180/342, 9 ग्राम आया। और ये 9 ग्राम कितने में है, आयतन हमने मान रखा 1 लीटर, 1 लीटर में है। तो अब जितने ग्राम 1 लीटर में घुले हों वही उसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता कितनी आ गई, 9 ग्राम प्रति लीटर। ये इसका आंसर हो गया।